गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज इस सेकेंड ईयर की क्लास में भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमारे देश के जो शासन व्यवस्था है उस पर भी डिपेंड करती है। जैसे संघात्मक शासन जहाँ होते हैं वहाँ संविधान कठोर होता है, और एकात्मक शासन और संसदीय शासन जहाँ होते हैं वहाँ पे संविधान लचीले प्रकार के होते हैं। लेकिन चूँकि भारत में हमने एकात्मक और संघात्मक के मिश्रण को अपनाया है, अध्यक्षीय और संसदीय व्यवस्था के मिश्रण को हमने कुछ हद तक अपनाया है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने संविधान निर्माण के समय संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक मिश्रित प्रकार की संशोधन प्रक्रिया है, जिसमें कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन किए जा सकते हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संसद अपने निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें संसद के दोनों सदन और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जब स्वीकृति मिलती है तब ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन का प्रावधान रखने का कारण ये था कि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, और जो परिस्थितियाँ बदलती रहती है तो उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को मतलब देश का जो कानून होता है उसमें भी परिवर्तन करने पड़ते हैं। और अगर संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ना हो तो संविधान में परिवर्तन नहीं किए जा सकते। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, और संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं वह उसकी गतिशीलता और जीवंतता के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। कोई भी संविधान सार्वकालिक नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय संविधान बनाया जाता है उस समय की परिस्थितियों जब वो लागू होता है या उसके बाद कई वर्षों तक उसमें काम मतलब उस संविधान के अनुसार देश की शासन व्यवस्था का संचालन होता है, उन गतिविधियों में परिवर्तन आता है। इसीलिए संविधान को सतत परिवर्तनशील सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल देश को दिशा निर्देश देना होता है, और ऐसे में नवीन परिस्थितियों के अनुकूल मतलब जो नए चेंजेस हुए हैं उन नए चेंजेस के अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन नहीं किए जाते हैं तो उसमें स्थिरता आ जाती है और वह देश को आगे बढ़ाने में काम नहीं आती। संविधान निर्माण के समय जो संविधान निर्माता थे उनमें से कुछ सदस्यों का मानना था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन होनी चाहिए। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, प्रोफेसर के.टी. शाह, डॉक्टर के.एम. मुंशी तथा के.एम. पनीकर आदि चाहते थे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि संविधान में आसानी से संशोधन परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन एच.वी. कामत और पंडित नेहरू का जो मानना था वह ये कहते थे कि एक ऐसा संविधान जो स्थिर और गतिहीन है, भले ही वह कितना ही अच्छा और परिपूर्ण क्यों न हो, व्यर्थ और बेकार समझा जाएगा। उसकी उम्र चाहे जो हो उसे हम वृद्ध संविधान ही कहेंगे। एक ऐसा संविधान जो मौत के निकट पहुंच रहा है। जिंदा संविधान वह है जो विकासमान है, जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढाल सके, जिसमें गतिशीलता हो और जो आवश्यकता अनुसार सुगमता से बदला जा सके। देखा जाता है कि लिखित संविधान जहाँ होते हैं, लिखित संविधानों में संविधान के संशोधन की कठिन प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अमेरिका का संविधान है। ब्रिटेन में संशोधन सामान्य कानून पारित करने की प्रक्रिया के समान ही है। लेकिन भारत में मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बताया है कि भारत में दोनों के मध्य का मार्ग अपनाया गया है, यानी संविधान का कुछ भाग साधारण प्रक्रिया द्वारा संशोधित किया जा सकता है तो कुछ भाग विशिष्ट बहुमत तथा कुछ के लिए राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति तथा सहमति अति आवश्यक है। अब हम बात करते हैं भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की। संविधान संशोधन मतलब
संविधान के जो प्रावधान हैं उनमें परिवर्तन करना। और परिवर्तन क्यों करना? जब परिस्थितियाँ बदल जाती है, मतलब जिस समय संविधान का निर्माण किया गया उस समय भारत की परिस्थितियाँ कुछ और थी, लेकिन आज अगर हम देखें तो वो उन परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा भिन्न स्थितियाँ आज हैं। तो जो भिन्न स्थितियाँ हो गई है, तो ऐसी स्थिति में संविधान को गतिशील, चलायमान, जीवंत बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन किए जाएं। अगर आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन नहीं किए जाएंगे तो वो एक जड़ संविधान बन जाएगा। और जड़ संविधान होगा तो वो प्रोग्रेसिव नहीं होगा, मतलब देश की व्यवस्था को या देश को के विकास को आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। वो सिचुएटेड हो जाएगा, एक जगह स्थिर हो जाएगा। और स्थिरता से राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, मतलब स्थिरता से राजनीतिक व्यवस्था में विकास नहीं लाया जा सकता। तो राजनीतिक व्यवस्था में विकास के लिए ये ज़रूरी था कि संविधान में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किए जा सके। इसीलिए भारत के संविधान के द्वारा 3 प्रकार की संशोधन प्रणाली को अपनाया गया है। पहली प्रणाली है साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 3, जिसका संबंध राज्य की सीमाओं, उनके क्षेत्रफल व नाम से होता है। आर्टिकल 169 के अनुसार संसद कानून निर्माण द्वारा जहां किसी राज्य के द्वितीय सदन को समाप्त कर सकती है, वहीं जिन राज्यों में द्वितीय सदन नहीं है वहां उनके सृजन के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल 239A के अनुसार केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की स्थापना की जा सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन निश्चित करने का निर्णय संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। संशोधन प्रस्ताव संसद में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे संसद द्वारा साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इनके लिए किसी विशिष्ट संशोधन प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये ऐसे विषय हैं जिन पर संसद अपने साधारण बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है। दूसरी प्रक्रिया आती है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। पहली व तीसरी श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी उपबंधों के संशोधन के लिए दोनों सदनों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। संशोधन का प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है। सदन यदि कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संशोधन विधेयक पारित कर दें तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। वहाँ भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए संशोधन विधेयक भेज दिया जाता है। यदि दोनों सदनों में संशोधन प्रस्ताव के संदर्भ में मतभेद है तो प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में, मतलब संविधान में संशोधन करने के लिए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं संसद का 2/3 बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों का अनुमोदन की प्रक्रिया का। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, केंद्र तथा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघीय व राज्य न्यायपालिका, केंद्र राज्यों के विधायी संबंध आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। साथ ही देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी इसमें आवश्यक होती है। अनुच्छेद 368 का संशोधन भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और यह ऐसे विषय हैं जिनका क्षेत्राधिकार, मतलब जो ऐसे विषय हैं जो केंद्र तथा राज्य दोनों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं और संघीय व्यवस्था की भावना के अनुकूल राज्यों के अधिकारों पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसलिए राज्यों की भागीदारी की भी व्यवस्था की गई है। और यह संविधान संशोधन की एक जटिल प्रक्रिया है।
पर राज्यों की स्वायत्तता का अधिकार संरक्षण के लिए आवश्यक भी होता है। तो इस प्रकार भारत में संविधान संशोधन की 3 प्रक्रियाओं को अपनाया गया है और इस तरह की प्रक्रिया को अपनाने के का कारण यह था कि भारत में राज्यों को भी पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। तो राज्यों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें संविधान संशोधन में कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है। महत्वपूर्ण विषयों के संदर्भ में संसद और राज्य विधानमंडल मिलकर ही संविधान में संशोधन करते हैं। साधारण विषयों में संसद अपने सिंपल बहुमत से कर सकती है, विशेष बहुमत द्वारा भी संशोधन किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे हमारा संविधान एक निश्चित प्रणाली का संविधान था, उसी प्रकार हमने संविधान संशोधन के संदर्भ में भी एक निश्चित प्रणाली को अपनाया है, जिसमें संसद के द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं संविधान में, वो संविधान संशोधन परिस्थितियों और विषय की गंभीरता है, उस विषय की गंभीरता के अनुसार उसमें संशोधन परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की भूमिका की। राष्ट्रपति जिस प्रकार जैसे राष्ट्रपति जब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की, है ना, व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, और व्यवस्थापिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, कोई भी विधेयक होता है वो दोनों सदनों से पारित होता है और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है, तभी उसे कानून का दर्जा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जैसे अन्य सभी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून का दर्जा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार संविधान संशोधन विधेयक पर भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। वास्तव में यह एक औपचारिकता ही होती है। 24वें संविधान संशोधन 1971 में इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद के दोनों सदनों से पारित संविधान संशोधन पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना आवश्यक है। मतलब उसमें राष्ट्रपति को अपनी स्वविवेकी शक्ति को प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। अब हम संविधान संशोधन की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया की जो विश्लेषण है उसमें कुछ विशेषताएं नज़र आती हैं, और ये जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है, पर संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका नगण्य है। सबसे पहले तो संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी सदन में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। सिर्फ राज्य में दूसरे सदन के निर्माण या अंत के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव राज्य विधानसभाओं द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार संघीय व्यवस्था के अनुकूल संविधान संशोधन में राज्यों की ज़्यादा भागीदारी नहीं है। कुछ संशोधन विधेयक जैसे संविधान के तीसरे वर्ग से संबंधित संशोधन विधेयकों को राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, पर विधेयक वापसी के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस संदर्भ में केसी गारकन कहते हैं कि राज्यों की अधीनस्थ स्थिति होने के कारण वे संशोधन विधेयक में देरी करने का साहस नहीं कर सकते। वहीं कुछ विचारक कहते हैं कि राज्य विधानसभाओं द्वारा जानबूझकर देर लगाई जा सकती है, ताकि यदि उनके अनुसार संशोधन नहीं हो तो उसे कुछ समय के लिए रोका जा सके, लेकिन रोकने के बाद थोड़े टाइम बाद तो उसे उन्हें स्वीकार करना ही पड़ता है। संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ऐसे में राज्यसभा द्वारा लोकसभा से स्वीकृत विधेयक को अस्वीकृत किया जा सकता है और लोकसभा द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है। संविधान में ऐसे कई उदाहरण हैं। राजाओं की प्रीवी पर्स 44वें संविधान संशोधन की कुछ धाराओं को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और इस प्रकार जनता द्वारा चुनी हुई लोकसभा द्वारा पारित संशोधन विधेयक को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत किया जाना लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुकूल नहीं नज़र आता है। आगे हम बात करते हैं संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन की दिशा में प्रयास किए गए हैं और भारत में कई सारे भूमि सुधार कार्यक्रम भी प्रारंभ किए। उनके क्रियान्वयन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी
और 1951 तथा 55 में पहले और चौथी संविधान संशोधन जो किए गए थे, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया। ये भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए ही किए गए थे। संविधान संशोधनों द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया और मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। भारतीय संविधान संशोधन की व्यवस्था में जनता की भागीदारी नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संविधान संशोधन विधेयकों पर जनमत संग्रह की व्यवस्था होती है, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान संशोधन की शक्ति संसद की शक्ति असीमित और अमर्यादित नहीं है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद की विधायी शक्ति को असीमित कर दिया गया था, पर 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे को आघात पहुंचे और सर्वोच्च स्तर पे संविधान को ही स्वीकार किया गया है और संसद संविधान के द्वारा जो सीमाएं निर्धारित की गई है उन निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य कर सकती है। कुछ संविधान संशोधन न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने तथा उनके निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए भी किए गए हैं। कार्यपालिका या विधायिका द्वारा जब भी सीमाओं का अतिक्रमण किया गया तो वहां न्यायपालिका ने पहल की। ऐसे में संसद के माध्यम से न्यायिक निर्णयों को निष्क्रिय करने का प्रयास किया गया, पर ये सुखद पक्ष है कि अगले कुछ संविधान संशोधनों द्वारा ऐसी गलती का सुधार भी कर दिया गया। तो इस प्रकार भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया की कई आधारों पर आलोचना की जाती है, जैसे बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, अस्पष्ट प्रक्रिया है, जहां आधे राज्यों की सहमति का प्रावधान है, वहां राज्यों की जनसंख्या व आकार के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। यह भी कहा जाता है कि लिखित संविधान में इतने संशोधन नहीं किए जाने चाहिए। अमेरिका और आयरलैंड में तो बहुत कम संशोधन किए गए हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संघीय व्यवस्था होने के बावजूद राज्यों की भागीदारी बहुत कम है। जनता की सहमति की इसमें पूर्णतः उपेक्षा की गई है। लेकिन फिर भी यदि हम विशेषज्ञों के मतों का विश्लेषण करें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में संविधान संशोधनों द्वारा सतत जीवंतता का परिचय दिया गया है ताकि राष्ट्र की प्रगति में बाधा न आए। केसी वेयर का मानना है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। एलेक्जेंड्रोविच के अनुसार भी भारतीय संविधान पर कठोरता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि बहुत सी कमियां होगी, लेकिन फिर भी भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान संशोधन के संदर्भ में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है और उसमें वे बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। इसके आगे की क्लास में मैं आप लोगों को जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी और अब तक जितने संशोधन हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।